इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के बारे में S28 के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के बारे में लिखना। तो इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स? इम्पेयरमेंट का मतलब एक्चुअली क्या होता है? तो लिखो, इम्पेयरमेंट मीन्स रिडक्शन। इम्पेयरमेंट में रिडक्शन इन वैल्यू, जो एसेट की वैल्यू इसमें रिडक्शन होता है, करना पड़ता है। इम्पेयरमेंट मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट बियॉन्ड डेप्रिसिएशन। एसेट बियॉन्ड डेप्रिसिएशन। एसेट बियॉन्ड डेप्रिसिएशन। इम्पेयरमेंट मीन्स रिडक्शन in value of asset beyond depreciation। ठीक है। और जो depreciation होता है वो मैंडेटरी होता है। एनुअल depreciation is mandatory। और जो एनुअल इम्पेयरमेंट होता है, एनुअल इम्पेयरमेंट मैंडेटरी नहीं होता दोस्तों। इम्पेयरमेंट मैंडेटरी नहीं होता, नॉट मैंडेटरी। तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे व्हाट इज़ ए इम्पेयरमेंट और कैसे मतलब ये सब होता है। तो हम लिख सकते इधर क्लास एग्जाम्पल 1। हम लिख सकते हैं क्लास एग्जाम्पल 1। तो लिखो, अगर मैं ये पेन से लिख रहा हूँ, ब्राउन पेन से लिख रहा हूँ कलर से, तो क्वेश्चन होगा, और ब्लू से लिख रहा हूँ तो आंसर होगा। ठीक है। और क्वेश्चन आंसर ऐसा चलता रहेगा अपना। तो समझो कि परचेस पीपी, हमने पीपी परचेस की ऑन 1/4/2016 को, 1/4/2016 को हमने पीपी परचेस की। उसकी कॉस्ट थी 90 लाख, 90 लैक्स। उसकी कॉस्ट थी 90 लैक्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उसकी समझो 15 ईयर्स थी। 15 ईयर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी। तो आप मुझे बताओ क्या कैरिंग अमाउंट क्या आएगी इसकी? व्हाट इज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी ऑफ एज ऑन 31st। एक मिनट, हाँ, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एज ऑन 31st मार्च 20 को इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी दोस्तों? देखो यार, लाइफ है 15 ईयर्स की। 2016 में हमने पीपी परचेस की थी, और 20 मतलब 4 साल हो गए। और उसकी कॉस्ट थी 90 लाख। तो कैसा होगा ये? 90 लाख, 90 लैक्स डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी बची है? 15 ईयर्स। सॉरी, लाइफ कितनी थी? 15 ईयर्स। और कितनी बची है लाइफ अभी? 4 साल गए 15 में से, कितनी बची है? 11। तो कैरिंग अमाउंट क्या आएगी इसकी? 66 लैक्स आएगी क्या? ठीक है, ये समझाए क्या भाई? ये समझाया आपको? चलो आगे चलते हैं। अभी ऑन 31st मार्च 20 को पीपी को हमने रिवैल्यूड किया। पीपी इज रिवैल्यूड एट फेयर वैल्यू। तो वो फेयर वैल्यू समझो 85 लैक्स की फेयर वैल्यू पे हमने पीपी को रिवैल्यूड किया। देखो, पहले कितनी थी? 90 लैक्स थी वैल्यू,
कॉस्ट 90 लैक्स थी, अब 85 लैक्स हमने कम कर दिया, उसको कम कर दिया है क्या? सॉरी प्लीज़ 90 लैक्स थी, 90 लैक्स कॉस्ट थी, लेकिन 31 मार्च 20 को हमने उसकी कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू निकाली हमने 66 लैक्स, और फिर से उसी तारीख को हमने 85 लैक्स अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया। ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ क्या? 66 लैक्स के एसेट को हमने 85 लैक्स तक डाला किया, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ क्या? यस। तो इसमें क्या हुआ देखो, इसमें हुआ अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो इसमें गेन हुआ अपने को, और कितना गेन हुआ? 85 लैक्स माइनस 66 लैक्स, 85 लैक्स माइनस 66 लैक्स इस 19 लैक्स का गेन हुआ अपने को। यस और नो? 19 लैक्स का गेन हुआ या नहीं? इसकी एंट्री क्या होगी? पीपी गेन की एंट्री क्या होगी? पीपीई अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन की एंट्री कर रहे हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 19 लैक्स। यस और नो? यस और नो? तो अगर आप और आगे बढ़ते हैं अभी अपन, तो एज्यूम करो, एज्यूमिंग entity opted for transfer of RR, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आया? 19 लैक्स का आया कि भाई? तो ये 19 लैक्स का RR टू GR मतलब क्या? यस, जनरल रिजर्व। GR मतलब क्या? जनरल रिजर्व एनुअली इक्वल टू एक्सेस डेप्रिसिएशन। एज्यूम करो कि एंटिटी अपना जो RR रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो जनरल रिजर्व में डाल रही है, इक्वल टू एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना है? देखो, एक्सेस डेप्रिसिएशन एनुअली, एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना है? एक्सेस डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम? देखो, 85 लैक्स रिवैल्यूएशन होता, 85 लैक्स हमने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, तो 85 लैक्स, और लाइफ कितनी बची थी उसके बाद? 2020 के बाद 15 ईयर्स की लाइफ बची थी। 2020 के बाद 15 ईयर्स की लाइफ थी, और उसमें से एसेट थी सॉरी प्लीज़ यार, एसेट परचेस की थी 2016 में, लाइफ थी 15 ईयर्स, उसमें से हो गए थे, उसमें 2020 में हो गए थे 4 ईयर्स, तो बचे 11 ईयर्स, और 85 लैक्स हमने रिवैल्यूएशन किया था। तो 85 लैक्स, लाइफ बची 11 ईयर्स, तो ये कितना आया? तो 85 लैक्स डिवाइडेड बाय 11, 727 ये आया, माइनस 6 लाख, माइनस कितना? यस माइनस कितना? इधर भी माइनस होगा। और पहले क्या अमाउंट, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी एसेट की, वो थी 90 लैक्स, और ओरिजिनल लाइफ कितनी थी एसेट की? 15 ईयर्स, ओरिजिनल लाइफ 15 ईयर्स थी, तो ये कितना आया? 6 लैक्स। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना आया? एक्सेस डेप्रिसिएशन आया 727 माइनस 6 लाख, 172
727 ये अपना एक्सेस डिप्रिसिएशन आया गया? यस और नो? ये अपना एक्सेस डिप्रिसिएशन आया गया? यस। तो लिखो आगे, व्हाट शुड बी कैरिंग अमाउंट ऑफ PP and balance of RR as on 31st March 23. What shall be carrying amount of PP and balance of RR as on 31st March 23? तो carrying amount of PP 31st मार्च 2023। देखो 2020 तक हमने कैलकुलेट किया था कैरिंग अमाउंट, अब 2023 तक कैलकुलेट करेंगे। 85 लैक्स हमने रिवैल्यूड किया था अपवर्ड, डिवाइडेड बाय, तब उसकी 15 ईयर्स की लाइफ थी। अब 3 ईयर्स सॉरी रुको, हाँ, तब उसकी लाइफ 85 लैक्स की हमने ये रिवैल्यूशन करते समय क्या लिया था हमने, 15 ईयर्स थी, ओरिजिनल लाइफ 15 ईयर्स थी, उसमें से 4 साल हो गए तो 11 ईयर्स बच गई, और 11 ईयर्स बच गई थी, 11 ईयर्स की बच गई थी। और अभी 23 में कर रहे हैं, 2022 मार्च 23, 2020 से लेके 2023 तक, तो 3 ईयर्स और गए तो कितने रहे, 3 ईयर्स और गए तो कितने रहे, 8 ईयर्स की लाइफ बची, तो कितना आया ये 61, 81, 819। यस और नो? यस और नो? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना बचा, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, पहले बैलेंस था 19 लैक्स का, उसमें से हमने लेस करेंगे, हम क्या लेस करेंगे, एक्सेस डेप्रिसिएशन का 3 साल का एक्सेस डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे, 3 साल का एक्सेस, क्योंकि वो एक्सेस है ना भाई, उसका 3 साल का एक्सेस डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला था वो हमने हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे, तो 1727 इंटू 3 ये करो कैलकुलेट, 172,727 इंटू 3, वो 19 लैक्स में से माइनस करो, कितना है, 1381,819, 1381,819। यस और नो? यस और नो? तो आगे लिखिए, ऑन 31st March 23 there is an indication of impairment of asset। अब आया पिक्चर में इम्पेयरमेंट मतलब एसेट की वैल्यू रिड्यूस करना,
because of technological obsolescence, because of टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस की वजह से, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस की वजह से हमें एसेट की वैल्यू गिरानी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी, उसे ही हम इम्पेयरमेंट बोलते हैं, उसे ही हम इम्पेयरमेंट बोलते हैं। लिखो, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल obsolescence, the expected recovery from PPE may be lower than करंट कैरिंग अमाउंट। क्या मतलब है इसका? यस, करंट कैरिंग अमाउंट। तो क्या बोलता है? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस की वजह से द एक्सपेक्टेड रिकवरी फ्रॉम पीपी से जो आगे चल के हमें बेनिफिट होना है वो लोअर देन करंट कैरिंग अमाउंट, मतलब आज के बुक वैल्यू से अगर कम होए, आगे चल के जो बेनिफिट हमें पीपीए से होने वाला है वो अगर करंट कैरिंग अमाउंट से कम है तो ही हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। तो हेंस एंटिटी शुड स्टार्ट impairment testing एज ऑन 31 मार्च 23 को हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। अब व्हाट इज इम्पेयरमेंट टेस्टिंग? इधर लिखो, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग मीन्स कंपेयर करेंगे हम। व्हाट इज इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे मीन्स क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे हम। किसको किससे कंपेयर करेंगे? कैरिंग अमाउंट विथ रिकवरेबल अमाउंट से कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे। कैरिंग अमाउंट मतलब आज के बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट मतलब आगे चल के जो हमें रिकवर होना है पीपीई से, जो भी बेनिफिट होंगे, जो भी हम बेच के पीपीई से पैसे कमाएंगे वो रिकवरेबल अमाउंट। तो अगर ये कैरिंग अमाउंट अगर तो रिकवरेबल अमाउंट से हम कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद अगर रिकवरेबल अमाउंट हायर होगी तो हम इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे। भाई देखो, समझो, सोच समझ के बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ बात को, भावनाओं को समझ जाओ। रिकवरेबल अमाउंट अगर हायर होगी कैरिंग अमाउंट से तो हम इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे। इम्पेयरमेंट बंद करो, मतलब इम्पेयरमेंट आगे करो ही मत, इम्पेयरमेंट का सोचो भी मत। अगर रिकवरेबल अमाउंट हायर होगी कैरिंग अमाउंट से, कैरिंग अमाउंट लोअर होगी, इम्पेयरमेंट वैल्यू हायर होगी। कैरिंग अमाउंट अगर लोअर होगी, रिकवरेबल अमाउंट अगर हायर होगी तो इम्पेयरमेंट मत करो। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट हायर होगी, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, एसेट की बुक वैल्यू अगर रिकवरेबल अमाउंट से हायर निकली तो हम इम्पेयरमेंट करेंगे। ऐसा क्यों? देखो यार, आज एक एसेट है, एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ लिख नहीं रहा हूँ अभी मैं स्क्रीन पे।
एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो अपने पास अगर एसेट है, समझ लो बिल्डिंग है, अपने पास एक बिल्डिंग है, तो हम इम्पेयरमेंट करेंगे। तो इम्पेयरमेंट करना चाहते हैं, अगर हमारा फर्म, हमारी कंपनी ऐसी सोच रही कि हम इम्पेयरमेंट करेंगे, लेकिन इम्पेयरमेंट किस बेसिस पे करेंगे, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कैसी होती है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग मतलब क्या? कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट विथ रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट से और कैरिंग अमाउंट, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्यों करेंगे? देखो, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अगर समझो 50,000 है, समझो बुक वैल्यू अगर 50,000 है बिल्डिंग की, और रिकवरेबल अमाउंट बिल्डिंग से अगर आगे जाके हमें जो भी रिकवर होना है वो अगर 70,000 होना है, तो 70,000 रिकवरेबल अमाउंट तो हायर है ना भाई। रिकवरेबल अमाउंट तो कैरिंग अमाउंट से हायर है, तो हायर है तो हम क्यों उसको रिड्यूस करें ना यार। आगे जाके अगर हमें ज़्यादा ही रिकवर हो रहा है, तो रिकवरेबल अमाउंट अगर ज़्यादा है तो हम क्यों एसेट की वैल्यू गिराए। लेकिन इसका उल्टा, अगर 70,000 बुक वैल्यू है हमारी, मतलब कैरिंग अमाउंट, और 50,000 ही हमें आज आगे जाके रिकवर होना है, तो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों दिखा रहे हैं यार। एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा वैल्यू के एसेट क्यों दिखा रहे हैं ना हमारे बुक्स में फालतू की आज। तो इसको गिरा के इसका 50,000 तक लेके आओ, इसे ही कहते हैं इम्पेयरमेंट। आसान भाषा में आपको समझाए कि भाई, सिर्फ एक सादा एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत आसान भाषा में आपको अगर समझाए तो प्लीज़ फटाक से हमें लाइक कर दीजिए, ठीक है? यस और नो? तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग मीन्स कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट विथ रिकवरेबल अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट तो आपको पता होगी ना यार, कैरिंग अमाउंट तो आपको पता होगी, आपको रिकवरेबल अमाउंट ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढोगे आप रिकवरेबल अमाउंट, कैसे ढूंढोगे? तो लिखो इधर, हाउ टू फाइंड आउट रिकवरेबल अमाउंट। हाउ टू फाइंड आउट रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, वो किसकी हायर होती है? देखो, इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस, NSP। नेट जो आप एसेट को बेचोगे, नेट सेलिंग प्राइस ऑफ असेट, नेट सेलिंग प्राइस ऑफ असेट, NSP, और वैल्यू इन यूज़, दोनों का मतलब बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। वैल्यू इन यूज़, इसका हायर क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट होता है। इसका हायर क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट। तो इसका हायर मतलब रिकवरेबल अमाउंट। तो मैं आपको जस्ट एक मीनिंग इसका बता देता हूँ। नेट सेलिंग प्राइस मतलब आपको समझा ही होगा, नेट सेलिंग प्राइस मतलब आपको समझा ही होगा। इधर लिखता हूँ मैं, अगर आज ही एसेट को सेल कर दे, आज ही सेल कर दे, तो कितना मिलेगा? इट्स नेट सेलिंग प्राइस, आपको भी पता ही है। तो कितना मिलेगा? इट्स नेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करके। भाई, सेलिंग अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं अपने, तो उसको लेस करने के बाद, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करके। और वैल्यू इन यूज़, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वैल्यू इन यूज़? व्हाट इज द यूज ऑफ वैल्यू इन यूज़? अगर आज सेल ना करे, भाई आज सेल मत करो, रुको, आज सेल मत करो। अगर आज सेल ना करे, पर कंटिन्यू यूज़ करे, सेल मत करो आज, कंटिन्यू यूज़ करे, तो कितना बेनिफिट मिलेगा? तो एसेट से कितना बेनिफिट मिलेगा? भाई कुछ ना कुछ कमाओगे ना, क्या एसेट को बेच के ही कमाया जाता है भाई, एसेट यूज़ करने के लिए होती है, पता है ना आपको।
तो कितना बेनिफिट मिलेगा, उसको कहते हैं वैल्यू इन यूज़। तो कितना बेनिफिट मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। आगे चल के बेनिफिट जो होगा वो आगे चल के होगा भाई, उसका प्रेजेंट वैल्यू समझ लो बात को। जो बेनिफिट होगा ना एसेट से वो आगे चल के होगा। क्या एसेट सारे आज के आज नहीं हमें बेनिफिट देगी ना भाई। एसेट की लाइफ होगी 15-20 साल, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, अगर आगे जाके कोई बेनिफिट हो रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू। और ये बिफोर टैक्स भाई, टैक्स के पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए बिफोर टैक्स। ये जो है बिफोर टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बिफोर टैक्स। तो आपको दोनों का मतलब लिखा के दिया है, आपको समझा होगा तो आगे बढ़ते हैं हम। आपको समझा होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, यस और नो? यस। चलो ऑन। तो आगे हम करते हैं ऑन। अभी इसी एग्जांपल को, अपने एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो समझो ऑन 31 मार्च 23 नेट सेलिंग प्राइस, एसेट बेच दी हमने, नेट सेलिंग प्राइस समझो एसेट बेच दी 56 लाख को। अपने एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एसेट बेच दी हमने 56 लाख को, और फ्यूचर वैल्यू इन यूज़ जो है अपना वो है, उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकाले फ्यूचर कैश फ्लो का। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जो आगे जाके हमें बेनिफिट होने वाले एसेट से, वो क्या है? आर एज अंडर, आगे जाके जो एसेट से बेनिफिट होने वाला है वो दिए है अभी। बेस्ड ऑन रिमेनिंग लाइफ, बेस्ड ऑन रिमेनिंग लाइफ। तो रिमेनिंग लाइफ 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइफ बची थी हमारी? देखो यार 23 तक तो हो गया था ना, कितनी लाइफ बची थी? 15 साल की लाइफ थी, उसमें से कितने साल हो गए थे? 8 साल की लाइफ बची थी। ओके, 8 साल की लाइफ बची थी, 7 8, ठीक है। तो अगर समझो 8 लाख फर्स्ट ईयर में, 8 लाख सेकेंड ईयर में, 7 लाख थर्ड ईयर में, 7,50,000 4 ईयर में, 6,50,000 फिफ्थ ईयर में, 6 लाख 7th ईयर में, फिफ्थ ईयर में 6 लाख, 6th ईयर में भी 6 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल, 7th ईयर में भी 6 लाख, और 8th ईयर में 7 लाख। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम। तो उसके लिए आपने को डिस्काउंटिंग रेट लगेगा। डिस्काउंटिंग रेट ले लो 7% का ले लो भाई, और निकाल के दो। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर ट्रिक आती है क्या आपको? कैलकुलेटर ट्रिक आती है क्या आपको? अगर कैलकुलेटर ट्रिक नहीं आती तो डायरेक्टली अपन सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली अपन आंसर मतलब वास्ट भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 7% का रेट है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 1 डिवाइडेड बाई 1.07 इक्वल टू क्या आया? फर्स्ट 0.9345, सेकेंड ईयर में फिर से इज इक्वल टू दबाओ, सेकेंड ईयर में 0.8734, फिर से 0.816263 लेंगे, उसके बाद 9 नहीं तो 0.7628, इसमें भी 29 लेंगे, 0.712 लेंगे, इसमें 0.6663, 0.62274,
अच्छा 7 तक ही लेंगे, 4 ही डिजिट लेंगे और 0.5820। अब चलो इसका डिस्काउंटिंग निकालो। कैसे निकालोगे? 8 लाख इंटू 0.9345 मेमोरी प्लस 7 लाख इंटू 0.8734 मेमोरी प्लस 7,50,000 इंटू 0.8163 मेमोरी प्लस 6,50,000 इंटू 0.7629 मेमोरी प्लस 6 lakhs इंटू 0.7129 मेमोरी प्लस 6 lakh इंटू 0.6663 मेमोरी प्लस 6 lakh इंटू 0.6227 मेमोरी प्लस 7 lakh इंटू 0.5820 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल कुछ 40,75,630 आ रहा है, कुछ 40,75,630 आ रहा है क्या? तो वैल्यू इन यूज़ मतलब प्रेजेंट वैल्यू, भाई प्रेजेंट वैल्यू इन यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कितना? 40,75,630 40,75,630 यस। तो हेंस तो हमारी कैरिंग अमाउंट क्या थी भाई? बुक वैल्यू क्या थी हमारी? किधर गई बुक वैल्यू? किधर गई? 85 लाख थी क्या? सॉरी हमारी न्यू आई थी ना इधर। हाँ 8 साल के बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी कितनी आई थी? कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी 61,81,819। अभी 40,75,630। तो कौन सी हायर है? रिकवरेबल अमाउंट इस 56 लाख। हमें कंपेयर किससे करना था? हमें कंपेयर करना था रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट हमारी क्या थी? 61,81,819। रिकवरेबल अमाउंट हमारी क्या आई? रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज़। तो वैल्यू इन यूज़ कितना है? 40,75,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? 56,000। उसमें से हायर कितना है? हायर कौन सा है? हायर दिस इज़ 56 लाख, हायर 56 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या आई? 56 लाख। हेंस रिकवरेबल, समझाए क्या भाई? रिकवरेबल अमाउंट इट्स 56 लाख। 56 लाख कैसी आई? ये लिखो भाई नीचे तुम। ये हायर ऑफ एनएसपी और वैल्यू इन यूज़ की हायर होती है ना भाई। तो एनएसपी कितना था? 56 लैक्स और वैल्यू इन यूज़ 40,75,630। अगर हायर है रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट हमारी 56 लाख आई। तो इम्पेयरमेंट लॉस आया क्या प्रॉफिट आया भाई? रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है क्या कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है? मैंने क्या कहा था? रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट रोक दो, लेकिन कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है ना इधर यार। कैरिंग अमाउंट हमारी 61,81,819 है और रिकवरेबल अमाउंट हमारी 56 लाख है। तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट कितनी है? 61,81,000। यस 61 लाख कहाँ गई भाई? हाँ 61,81,819। 61,81,819 माइनस रिकवरेबल अमाउंट 56 लाख। रिकवरेबल अमाउंट 56 लाख तो कितना आया? 61,81,819 माइनस 56 lakhs 5,81,819
19, 819. It's a impairment loss. It's a impairment loss. और एज पर AS28 क्या बोलता है? एज पर AS28 impairment loss shall be रिटर्न ऑफ करो, उसको रिटर्न ऑफ करो, रिटर्न ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस को रिटर्न ऑफ करो अगेंस्ट RR, रिटर्न ऑफ करो अगेंस्ट RR मतलब यार क्या था वो, मैं भूल गया यार। यस, RR को RR मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिजर्व के साथ रिटर्न ऑफ कर दो इम्पेयरमेंट लॉस को, ठीक है। इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो ही इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है रिवैल्यूएशन रिजर्व तो अदरवाइज ट्रांसफ़र टू P&L में ट्रांसफ़र कर दो, P&L में ट्रांसफ़र कर दो। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होगी? इम्पेयरमेंट लॉस तो लिखो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 581,819 टू PP अकाउंट 581,819। और अपने पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है क्या? रिवैल्यूएशन रिजर्व है क्या अपने पास? रिवैल्यूएशन रिजर्व इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई। रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ कर दो, रिटर्न ऑफ कर दो। उसके बाद हम अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है तो फिर P&L में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है क्या अपने पास? ऊपर है क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व अपने पास? कितना है वो देखो, 19 लाख का है ना अपने पास, तो है ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 581,819। ये जो है ना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को देंगे। उसके बाद P&L अकाउंट डेबिट, अगर रिटर्न ऑफ हो रहा है तो P&L में तो ज़ीरो ही आएगा, लेकिन इसको हम सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है तो P&L में पूरा जाएगा, ठीक है। टू इम्पेयरमेंट लॉस 581,819। ये क्यों लिखा है P&L? क्योंकि सेकेंड प्रायोरिटी, इसलिए मैंने नहीं तो लिखा नहीं होता, सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होता तो P&L में पूरा जाता, और अगर थोड़ा होता रिवैल्यूएशन रिजर्व तो आधा, और उसमें से मतलब पार्टली जाता, जो कैलकुलेशन करके वो फिर आ जाता, ठीक है। जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व है उतना जाता रिवैल्यूएशन रिजर्व में, बाकी जाता P&L में, ठीक है। बढ़े क्या आगे हम? यस, बढ़े क्या आगे? तो लिखो व्हाट शुड बी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 23 को रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या होगी? आफ्टर इम्पेयरमेंट के बाद, आफ्टर इम्पेयरमेंट एंड रिवाइज डेप्रिसिएशन फॉर फर्दर ईयर्स के लिए रिवाइज डिप्रिसिएशन क्या होगा, ठीक है। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट शुड
बी इक्वल टू recoverable amount, should be equal to recoverable amount, that is 56 लाख। ये समझा है कि आपको ये लाइन है, बहुत बढ़िया, ये आपको समझ गई तो इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट समझ गया। रिवाइज कैरिंग अमाउंट शुड बी इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट, डेट इज 56 लाख। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 56 लैक्स के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमने 56 लैक्स तक एसेट लाई ना भाई। रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी? 56 लैक्स। रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी? 56 लाख। कैरिंग अमाउंट पहली कितनी थी? 61 लाख 81,000। तो इम्पेयरमेंट लॉस आया। तो लॉस अपन कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट तक खींच के लाना है, तो 56 लैक्स तक लाना है, तभी तो इम्पेयरमेंट लॉस ही आया। कैरिंग अमाउंट अबे ज़्यादा थी ना, वैल्यू ज़्यादा हो रही थी, रिकवरेबल हमें कम हो रहा था। हमारी कैरिंग अमाउंट फ्यूचर में ज़्यादा थी, सॉरी अभी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी, इसलिए तो हम इम्पेयरमेंट कर रहे हैं, इसलिए तो नीचे रिड्यूस कर रहे हैं एसेट की वैल्यू। तो वो अगर 56 लाख से भी नीचे हो ही नहीं सकती ना, फिर रिकवरेबल अमाउंट तक ही जा सकती है ना भाई। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जा सकती है? रिकवरेबल अमाउंट तक ही जा सकती है। यस और नो? तो क्या होगा समझो। यस, तो रिकवरेबल अमाउंट तक ही जा सकता है कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, हाँ ये तो लिख दिया हमने। रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन क्या होगा इसका फिर? रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन 56 लैक्स डिवाइडेड बाय, ये कब का पूछ रहा है हमने? हाँ, उस 8 इयर्स का लाइफ अभी बचा है हमारा, तो कितना है? 56 डिवाइडेड बाय 56 लैक्स डिवाइडेड बाय 7 लैक्स। 7 लैक्स हमारा रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन है। और रिवाइज्ड बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व आरआर वो कितना है? 8 लैक्स। 8 लैक्स कैसे आया? 13,81,819 माइनस 5,81,819। देखो ये यहाँ पे दिखेगा आपको 31 लैक्स बैलेंस था हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। बैलेंस था 31,81,819। और फिर क्या हुआ? इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, तो सेट ऑफ रिटर्न ऑफ किया ना इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से, तो बचा अपना 8 लाख रिवैल्यूएशन बैलेंस, रिवाइज रिवैल्यूएशन बैलेंस, रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस बचा है रिवाइज्ड। देखो अपना पुराना बैलेंस था 31 लाख इम्पेयरमेंट लॉस के पहले, इम्पेयरमेंट लॉस लेस करने से पहले 31,81,819। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस आया 55,81,819। उसके बाद वो लेस करने के बाद फिर रिवाइज्ड बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व 8 लाख, ठीक है। और हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो एनुअल ट्रांसफ़र फ्रॉम आरआर टू जीआर, एनुअल ट्रांसफ़र फ्रॉम आरआर टू जीआर 8 लाख डिवाइडेड बाय, ये 8 इयर्स की लाइफ बची है उसकी, तो 1 लाख एनुअल ट्रांसफ़र, मतलब आज एनुअली मतलब इस साल जनरल रिजर्व में कितना जाएगा? 1 लाख जाएगा। जनरल रिजर्व में कितना जाएगा? 1 लाख जाएगा, क्योंकि एनुअल ट्रांसफ़र है। पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व अपने 8 लाख है, और इस साल का जनरल रिजर्व में डालेंगे तो 8 साल की लाइफ बची है, तो 1 लाख अपन जनरल रिजर्व में डाल रहे। तो समझे कि आपको सिर्फ एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको पूरा, मतलब पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा इम्पेयरमेंट का क्या होता है ये समझा दिया है। AS28 मतलब अच्छा खासा इम्पेयरमेंट आपको समझा दिया है एक एग्जांपल के बेसिस पे। आपको मैं सिर्फ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखवाना चाहूँगा जो हमने एक एग्जांपल में देखे। तो हम लिखेंगे
आप नोट डाउन कर दो इसका, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप इसको नोट डाउन करेंगे क्या? तो लिखो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़, जो अपने को समझ में आए उस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। तो मैं हिंदी में लिखवाऊँ, इंग्लिश में लिखवाऊँ, जो भी लिखवाऊँ आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मैं तो कोई कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश ऐसा लिखा। तो इम्पेयरमेंट हमेशा करंट ईयर के डेप्रिसिएशन के बाद लगेगा। इम्पेयरमेंट हमेशा करंट ईयर, पहले डेप्रिसिएशन लगेगा फिर इम्पेयरमेंट लगेगा भाई, ठीक है ना। सेकेंड एनुअल इम्पेयरमेंट लगाना मैंडेटरी है कि नहीं? सबसे पहले मैंने लिखवाया था, क्या है? मैंडेटरी नहीं है भाई, ये मैंडेटरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन इंडिकेटर्स। अगर आपको लग रहा है तो आप लगाएंगे। थर्ड, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे आएगा? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, जो अपन ने इस एग्जांपल में वही किया। इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है? रिकवरेबल अमाउंट किसका हायर होता है? लिखवा के दिया था सब, सिर्फ एक जगह पे लिखवा के दे रहा हूँ। रिकवरेबल अमाउंट इज अ हायर ऑफ NSP, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज़ का हायर होता है। वैल्यू इन यूज़ का हायर होता है, ठीक है। NSP means net selling price means net selling price means if asset sold immediately। अभी assets को सोल्ड करने के बाद कितना आएगा? अभी asset sold immediately at current मार्केट प्राइस, अभी के मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर एसेट को सोल्ड किया जाए, लेस कॉस्ट टू सेल, ये इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट अगर सेल करने के लिए गए, सेलिंग कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हैं तो उसको लेस करेंगे, उसको बोलेंगे NSP। अगला वैल्यू इन यूज़ मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, आगे जाके जो बेनिफिट होने वाले एसेट से उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। बहुत इम्पोर्टेंट, बिफोर टैक्स, ये हाईलाइट कर दो भाई, ये MCQ के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। बिफोर टैक्स if asset is used
इन बिजनेस इंस्टेड ऑफ सेल, सेल मत करो, रखो एसेट को, और फिर उसका बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो भी बेनिफिट आगे जाके मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम बोलेंगे वैल्यू इन यूज़। और 7th पॉइंट क्या बचा, कुछ इम्पोर्टेंट बचा है क्या अभी? हाँ, और एक पॉइंट, इम्पेयरमेंट लॉस को पहले आरआर से सेट ऑफ करो और फिर P&L में ले जाओ। इम्पेयरमेंट लॉस शैल बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट अगेंस्ट आरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप पहले सेट रिटर्न ऑफ करो, एंड अगर रिमेनिंग कुछ बचता है, एंड रिमेनिंग ट्रांसफ़र टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफ़र करेंगे रिमेनिंग। तो ठीक है, ये पूरा एक एग्जांपल के थ्रू हमने इम्पेयरमेंट को समझ लिया है, थोड़ा बहुत समझ लिया है। आगे क्या पार्ट 2 में बनाऊंगा शायद, क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो उसके हम तो फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम अभी इतना बस करें आज के लिए। यस 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू हमने बहुत बातें की इसके बारे में। ठीक है, चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, नाइस।